हेलो बच्चा पार्टी, कैसे हो आप सब। आई रियली होप सो आप सब एकदम फिट फाइन एंड हेल्दी होंगे। इस वीडियो में हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं महाराष्ट्र बोर्ड क्लास 9 ज्योग्राफी चैप्टर नंबर 8 इंट्रोडक्शन टू इकोनॉमिक्स। ये एक न्यू चैप्टर है एंड बहुत ही मजेदार चैप्टर है। तो चलिए इस चैप्टर को स्टार्ट करते हैं। इंट्रोडक्शन टू इकोनॉमिक्स। थोड़ा सा हम इकोनॉमिक्स के बारे में देखने वाले इस चैप्टर में। तो स्टूडेंट्स, आपको अगर इस चैप्टर का नोट्स चाहिए तो इजी लर्निंग एप्लीकेशन को डाउनलोड कर लो। यहाँ पे आप जब साइड मेन्यू में जाइएगा तो यहाँ पे आपको फ्री मटेरियल में सारे नोट्स मिल जाएंगे। ऑल्सो यू कैन ज्वाइन टेलीग्राम चैनल इफ यू हैव नॉट ज्वाइन येट। सो क्लास 9 बच्चों, आप लोग टेलीग्राम चैनल शुभम झा क्लास 9 ज्वाइन कर लो। लिंक दिया गया है डिस्क्रिप्शन में। यहाँ पे आपको सारे नोट्स मिल जाएंगे। चलिए, तो अब हम आते हैं बैक टू पवेलियन। अपने चैप्टर को हम करते हैं स्टार्ट। सो स्टूडेंट्स, यहाँ पे आपके सामने एक डाटा दिखाई दे रहा है। दैट इज कि यहाँ पे आपको कुछ खर्चे दिखाई दे रहे हैं। खर्चा क्या है? खर्चे अपने जो डेली लाइफ में होता है, हम सबकी फैमिली में ये सारे खर्चे होते हैं। हर महीने ये खर्चे होते हैं। अब यहाँ पे कुछ खर्चों की बात की गई है। कुछ आइटम्स में, जैसे डेली फूड में 6,000 रुपए खर्चा हो गया पूरे महीने। उसके बाद यूनिफॉर्म खरीदा गया 2 सेट्स, उसमें 2,000 रुपीज खर्चा हो गया। उसके बाद स्कूल की स्टेशनरी में देखे गए कि बच्चों के 500 रुपए खर्चे हो चुके हैं, मतलब पेरेंट्स के, बच्चों के लिए। उसके बाद देखा गया कि मेडिकल एक्सपेंडिचर, दवाइयों के पीछे 450 रुपीज खर्चे हुए हैं। रिक्रिएशन के लिए कितना? 500 रुपीज खर्चा हुआ है। मोबाइल में 1000 रुपीज खर्चा हुआ है। हो सकता है रिचार्ज किया होगा 3-4 फोन। वेजिटेबल, फ्रूट्स, ये सब जो हम डेली खाते हैं, इसका मंथली देखा जाए तो 1000 रुपीज ये सारी चीजों पे खर्चे हुए हैं। पब्लिक ट्रांसपोर्ट में देखा गया, बसेस पे हम गए, रेलवे में, ट्रेन से गए, रिक्शा पे गए, तो यहाँ पे देखा गया कि 2600 रुपीज खर्चा हुआ है। इलेक्ट्रिसिटी बिल घर की कितनी आई? तो 1500 रुपीज इलेक्ट्रिसिटी बिल आई। टूरिज्म, जो हम घूमने के लिए गए थे, वहां पे पिछले महीने कितना खर्चा हुआ? 4,000 रुपए खर्चा हुआ। बैंक का इंस्टॉलमेंट, कुछ सामान घर में खरीदा है हमने, उसका हम इंस्टॉलमेंट देते हैं, वो इंस्टॉलमेंट कितने का है? तो 3000 का इंस्टॉलमेंट है। तो ओवरऑल जो खर्चा देखा गया पूरे महीने का, वो कितने का देखा गया? 22,550 रुपीज। बट यहाँ पे जो पापा की सैलरी आई है वो कितनी है? 20,000 रुपीज। और हमने खर्चा कितना किया है? 22,550 रुपीज। इसका मतलब 2,250 रुपीज हमने ज्यादा खर्चा किया है। ये ज्यादा खर्चा कैसे हुआ? ये ज्यादा खर्चा, पैसा रहेगा तभी तो होगा। मतलब कि कहीं ना कहीं पैसा सेविंग में जो था वो हमने यूज कर लिया है। बट अब बात करते हैं कि ऐसे तो काम नहीं चलेगा, इसमें तो हमारी सेविंग्स पूरी खर्चे हो जाएगी, राइट? सेविंग्स हमारा पूरा चला जाएगा। तो हमें इनमें से कौन सी ऐसी चीज है जिसमें हम कम करेंगे तो हमारा 20,000 में पूरा खर्चा निकल जाएगा? तो कुछ तो पैसा इसमें कम करना पड़ेगा, राइट? कुछ तो खर्चे हमें इसमें कम करने पड़ेंगे। अब वो डिपेंड करता है कि खर्चा कम जो करना पड़ेगा वो कैसे आप करोगे। अगर मैं रहती तो फॉर एग्जाम्पल, जैसे यूनिफॉर्म सेट्स, अगर इस महीने यूनिफॉर्म सेट्स आया है तो हर महीने थोड़ी यूनिफॉर्म आएगा, राइट? यूनिफॉर्म तो एक ही बार आएगा, साल में एक बार आएगा, 2 साल में एक बार आएगा, बट आएगा तो एक ही बार। तो 2000 रुपीज अगले महीने बच सकते हैं। उसके बाद अगर हम देखने के लिए जाए और कहाँ हमारा बच सकता है, तो और हमारा रिक्रिएशन में माइट भी बच सकता है 500 रुपीज। ओके, तो यहाँ पे हमने 2500 रुपीज तो ऐसे कम कर लिए। बट अब डिपेंड कर रहा है कि आप कहाँ पे पैसे बचा रहे हो सकता है पब्लिक ट्रांसपोर्ट में पैसे बचा रहे हो कहीं पे। अगर मान लो 1-2 किलोमीटर है, वहां पे भी आप रिक्शा करके अगर जा रहे हो तो वो पैसे आपके बच जाएंगे, राइट? तो यहाँ पे हमें क्या करना पड़ेगा? हमारे जो खर्चे हैं और हमारा जो इनकम है, इसको थोड़ा सा बैलेंस करना पड़ेगा। और ये बैलेंस करने के लिए आप थोड़ा सा अपना एक टेबल बनाओ और उसमें देखो कि आप खर्चे इसमें कहाँ कम कर सकते हो। तो स्टूडेंट्स, ये जो खर्चा और ये जो इनकम, इसके बीच में बैलेंस करना, मतलब क्या वर्ड यूज हो रहा है? दैट इज इकोनॉमी।
आगे हम देखेंगे इकोनॉमी हम किसको कहते हैं। उससे पहले एक टर्म देखते हैं, दैट इज नेशनल इनकम, और दूसरा है पर कैपिटा इनकम। सिंपल सा बात है, नेशनल इनकम जो देश का इनकम है, पर कैपिटा इनकम मतलब ह्यूमन के बेस पे जो इनकम है। तो ये हो गया आपका सिंपल मीनिंग, नेशनल इनकम देश का इनकम, पर कैपिटा इनकम मतलब पर पर्सन का इनकम कितना एवरेज है, तो इसको बोलेंगे पर कैपिटा इनकम। उसके बाद आता है, अभी जो हमने एक्टिविटी देखी थी, हमने जो एक डाटा देखा था, हमने एक टेबल देखा था, उसमें कुछ एक्टिविटी में मैनेजमेंट किया जा रहा था। मैनेजमेंट मतलब कि हमें खर्चा 20,000 का ही करना है, बट हमारा खर्चा हुआ है 22,250 रुपए का, ठीक है। बट अब हम ये खर्चा कैसे ओवरकम करें, तो ये एक क्या है, मैनेजमेंट है, पैसों का मैनेजमेंट। तो ये जो मैनेजमेंट कोई एक इंडिविजुअल कर रहा है, कोई फैमिली फाइनेंस हो रहे हैं, ठीक है। तो ये जो इंडिविजुअल हो या फैमिली के बेस पे जो खर्चे हुए हों, ठीक है, इसे जब हम मैनेज करते हैं तो इसको हम लोग वर्ड में कहते हैं एक, व्हेन इनकम एंड एक्सपेंडिचर, ये दोनों को जब हम बैलेंस करके चलते हैं तो ये एक टर्म को बर्थ करता है, दैट इज इकोनॉमी, दैट इज इकोनॉमी। मान लो आपको दे दिया गया 10 रुपए, अब 10 रुपए में तुम क्या करोगे, 10 रुपए में दो दो वाली तुम चॉकलेट खाओ या फिर 10 रुपए में तुम एक वड़ा पाव खाओ, ये डिपेंड करता है तुम पे कि तुम्हें क्या करना है। बट तुम्हारे पास है 10 रुपए, अब अगर 2 रुपए तुम कहीं पे बचा के रख सकते हो तो हो सकता है कि तुम 2 रुपए और ज्यादा खर्चा कर लो, बट खर्चा तुम्हें करना है 10 रुपए में से ही। तो वो भी एक क्या है, मैनेजमेंट स्किल है, मतलब कि तुम पैसे को, अपने फाइनेंस को कहीं ना कहीं मैनेज कर रहे हो, किसी भी चीज में बट मैनेज कर रहे हो। ऐसे ही होता है एक इंडिविजुअल पर्सन पे, एक इंडिविजुअल, जैसे मैंने आपको 10 रुपए का एग्जांपल दिया, या फिर फैमिली के बेस पे कि हमारे पापा का, मम्मी का इतना इनकम आया है और हमें इतने में ही खर्चा चलाना है, इतनी सैलरी आई है, इतने सैलरी में ही खर्चा चलाना है, तो इसको क्या बोल देंगे, इसको बोलेंगे हम लोग फाइनेंस मैनेजमेंट, ठीक है। और एक टर्म यूज किया गया है, दैट इज इकोनॉमिक, दैट इज इकोनॉमिक। अब ये टर्म वर्ड इकोनॉमिक कहां से आया, इसका बर्थ कहां से हुआ, तो एक्चुअली इकोनॉमी जो टर्म है वो आया है ग्रीक से, ग्रीक वर्ड से आया है इकोनॉमिक। ग्रीक में इकोनॉमी को कहा जाता है ओकिनोमियो, ओकिनोमिया कहा जाता है, ठीक है। ओकिनोमिया का मतलब होता है फैमिली मैनेजमेंट, फैमिली मैनेजमेंट। जब फैमिली मैनेजमेंट इन टर्म्स ऑफ मनी जब होते हैं तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, इकोनोमिया कहते हैं ग्रीक में, एंड ग्रीक से ही ये शब्द निकल के आया, दैट इज इकोनॉमिक, मतलब फैमिली मैनेजमेंट। गॉट इट। तो यहां पे हो गया आपका इकोनॉमिक हम किसे कहते हैं। उसके बाद देखा गया है कि इकोनॉमिक में इकोनॉमिक्स को पढ़ने के लिए, एक्चुअली इकोनॉमिक्स एक बहुत वाइड सब्जेक्ट है, ये कोई छोटा सा सब्जेक्ट नहीं है, या फिर हम ये नहीं कह सकते कि इसका एक प्रॉपर एक ही मीनिंग है, ये हम नहीं कह सकते, क्योंकि इसका बहुत सारे मीनिंग, बहुत सारी मीनिंग है इसके, ओके। चलिए, तो एक हम कह सकते हैं एक फिलोसोफर थे जिनका नाम था लियोनेल रॉबिन्स। इन्होंने कहा, इकोनॉमिक्स इज अ साइंस which studies human behavior as a relation between ends and scarce means which have alternative use। इसका सिंपल सा मतलब ये है कि यहाँ पे दो शब्द को यूज किया गया है, एक है एंड्स और एक है स्कार्स। एंड मतलब यहाँ पे यूज किया गया है जो लिमिटेड चीजें हैं, और स्कार मतलब यूज किया गया है दैट इज दी जो अनलिमिटेड है, मतलब कि हमारे जो वांट्स है, ठीक है, वो अनलिमिटेड है, बट हमारे पास जो रिसोर्स है वो क्या है, लिमिटेड है। वांट अनलिमिटेड है बट रिसोर्स क्या है, लिमिटेड है। अब ये लिमिटेड के तौर पे कभी टाइम हो सकता है, टाइम हो सकता है, मनी हो सकता है, लेबर हो सकता है, लैंड एफिशिएंट हो सकता है, ठीक है। बट अनलिमिटेड के तौर पे अगर हम देखें, हमारे पास क्या अनलिमिटेड है, तो वो वांट्स, हमारी इच्छाएं बहुत अनलिमिटेड है, मुझे ये भी चाहिए, वो भी चाहिए, ये भी चाहिए, बट जितना पैसा है उतने में ही तो आएगा, उतने में ही तो आएगा। जैसे मैंने आपको बोला, आपको 10 रुपए दे दिया गया है, अब 10 रुपए में तुम चाहे तो वो 10 रुपए में 2 रुपए की 5 चॉकलेट खरीद लो, ठीक है, या फिर तुम 10 रुपए का एक वड़ा पाव खा लो, बट तुम सोच रहे हो क्या कि मैं दोनों करूं, तो वड़ा पाव तो 10 रुपए का आ रहा है,
तो दोनों तुम कैसे करोगे? तो यहाँ पे तुम्हें क्या करना पड़ेगा? मैनेज करना पड़ेगा। चाहे तो 2 रुपए कहीं और से ला रहे हो, ठीक है, एक चॉकलेट खरीदने के लिए टोटल 12 रुपीज आपके पास है, या फिर 10 रुपीज में आपको कहीं ना कहीं एक जगह सेक्रीफाइस करना पड़ रहा है, एक जगह सेक्रीफाई करना पड़ रहा है। तो यही कहना था किसका? लियोनेल रॉबिन्स का, कि हमारे जो वांट्स है वो क्या है? अनलिमिटेड है। ये भी चाहिए, वो भी चाहिए, ठीक है, डिफरेंट डिफरेंट फोन्स चाहिए, कपड़े चाहिए, बट पैसा कितना है? लिमिटेड है। पापा की सैलरी लिमिटेड आ रही है, बट हमारा जो इच्छा है, हमारा जो मन है वो अनलिमिटेड है, बहुत कुछ चाहिए होता है। सो ये था कहना किसका? लियोनेल रॉबिन्स का। सो एज वी मैनेज द फाइनेंस ऑफ आवर फैमिली, सिमिलरली जैसे हम अपने फैमिली को फाइनेंस के मामले में मैनेज करते हैं, इतना पैसा इतने में ही मैनेज करना है, वैसे एक विलेज को चलाने के लिए, एक विलेज के जो ग्राम पंचायत होता है उनके पास भी एक लिमिटेड पैसा होता है, एक स्टेट्स के पास भी लिमिटेड पैसा होता है, एक कंट्रीज के पास भी लिमिटेड पैसा होता है, ठीक है। तो ये सारी चीजों को हम लोग क्या कहते हैं? जब हर किसी के पास एक लिमिटेड पैसा है, लिमिटेड पैसा है, लिमिटेड पैसा है, तो उसको जब हम यूज करते हैं, दैट इज नोन एज द इकोनॉमिक मैनेजमेंट, दैट इज नोन एज द इकोनॉमिक मैनेजमेंट। ज्योग्राफिकल टर्म में अगर हम स्पीक करें तो यहाँ पे वर्ड्स है जैसे प्रोडक्शन हो गया, एक लिमिट तक कर सकते हैं, डिस्ट्रीब्यूशन लिमिट तक कर सकते हैं, लोग कंजर्व लिमिट तक कर सकते हैं, ठीक है, गुड्स एंड सर्विसेज, ये सब जो टर्म यूज हुआ है ये सब किसके अंडर आता है? दैट इज इकोनॉमी के अंदर आता है। होप सो यहां तक आपको समझ में आया होगा। सो स्टूडेंट्स, अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लो। चलो आगे बढ़ते हैं। अब हम देखने वाले 3 टाइप्स ऑफ इकोनॉमिक। कितने टाइप के इकोनॉमिक होते हैं? तो 3 टाइप के इकोनॉमिक होते हैं। कौन से? कैपिटलिस्टिक, सोशलिस्टिक एंड मिक्स्ड इकोनॉमी। एक एक करके हम देखते हैं ये सारी चीजें क्या है। कैपिटलिस्टिक इकोनॉमी मतलब कि एक इंडिविजुअल पर्सन जो कंपनी को बनाया है, वो कंपनी को ओन कर रहा है, उसे हम लोग क्या कहते हैं? कैपिटलिस्टिक इकोनॉमी। उसमें उसका जो मेन मोटिव होता है वो ये होता है कि मैक्सिमम प्रॉफिट वो कर सके, मैक्सिमम प्रॉफिट वो गेन कर सके, मैक्सिमम जितना वो कमा सकता है कमा ले, मैक्सिमम प्रॉफिट, ठीक है। जैसे कैपिटलिस्टिक इकोनॉमी में कौन सी कंट्री आती है? कैपिटलिस्टिक मतलब कि हम कहते हैं ना जो प्राइवेट कंपनीज है, दैट इज नोन एज द कैपिटलिस्टिक, वो कैपिटलिस्टिक इकोनॉमी में आती है। एग्जाम्पल कौन सी कंट्रीज में है? जैसे जर्मनी, जापान, यूएसए, ये सब ने कैपिटलिस्टिक इकोनॉमी को अडॉप्ट किया है, मतलब प्राइवेट कंपनीज को अडॉप्ट किया है। अगर हम बात करें प्राइवेट कंपनीज कौन सी फॉर्म है, एग्जाम्पल एक मैम बता दो कैपिटलिस्टिक इकोनॉमी का। जैसे एप्पल की कंपनी, माइक्रोसॉफ्ट की कंपनी, गूगल की कंपनी, ये किसी एक ने स्टार्ट किया था, बाद में ये जाके बहुत बड़ा बना, बट इनका जो मेन मोटिव है वो क्या है? वो ये है कि मैक्स टू मैक्स प्रॉफिट गेन करना। ओके, नेक्स्ट आता है आपका सोशलिस्टिक इकोनॉमी। सोशलिस्टिक इकोनॉमी का मतलब होता है मीन्स ऑफ जो प्रोडक्शन हो रहे हैं वो सोसाइटी के लिए हो रहे हैं, जो गुड्स को प्रोड्यूस किया जा रहा है, गुड्स को जो प्रोडक्शन किया जा रहा है वो सोसाइटी के लिए किया जा रहा है, प्रॉफिट मोटिव के लिए नहीं किया जा रहा है, सोसाइटी को हम कम से कम दामों में दे सके उसके लिए किया जा रहा है। तो इसको कंट्रोल कौन करता है? तो इसको कंट्रोल किया जाता है बाय द गवर्नमेंट ऑफ दैट कंट्री। ओके, इनका जो मेन एम है वो सोशल वेलफेयर, इनका मेन एम है कि लोगों का ये वेलफेयर कर सके, लोगों के लिए ये काम कर सके, लोगों को जितने कम दामों में चीजें हम दे सकते हैं उनको दे, समाज के लिए ये काम कर सके, ठीक है। इसमें जो कंट्रीज है जैसे चाइना, रशिया, ये सब ने अडॉप्ट किया किसको? सोशलिस्टिक इकोनॉमी को अडॉप्ट किया। ओके, एग्जाम्पल जैसे क्रेडिट यूनियंस, पब्लिक लाइब्रेरीज, पब्लिक स्कूल्स, ये सब किसके अंडर आता है? तो सोशलिस्टिक इकोनॉमी के अंदर आता है। पब्लिक स्कूल्स पे आप देखोगे तो वहां पे बहुत मिनिमम फीस लिया जाता है, बहुत मिनिमम फीस, ठीक है। तो वहां पे वो क्यों मिनिमम फीस लिया जाता है? क्यों? ताकि हर कोई क्या कर सके? पढ़ सके। वहां पे हर कोई बच्चा जो है, छोटा बच्चा जिसके पेरेंट्स के पास ज्यादा पैसा नहीं है, जो अफोर्ड नहीं कर सकते ज्यादा फीस, वो भी जाकर पढ़ सके। उनको फ्री में मिड डे मील दिया जाता है, फ्री में खाना दिया जाता है। क्यों? क्योंकि ताकि उनको भी खाना इजीली, प्रॉपर न्यूट्रिशन उनको प्रोवाइड हो सके। ओके, तो इसको बोलेंगे सोशलिस्टिक इकोनॉमी। फिर आता है मिक्स्ड इकोनॉमी।
मिक्स्ड इकोनॉमी में आपके प्राइवेट सेक्टर और प्लस पब्लिक सेक्टर ये दोनों साथ में मिलके काम करते हैं। प्राइवेट भी है और पब्लिक भी है। फॉर एग्जाम्पल जैसे इंडिया, स्वीडन, यूके, यहाँ पे प्राइवेट सेक्टर भी है और पब्लिक सेक्टर भी है। प्राइवेट एक इंडिविजुअल भी अपनी कंपनी को ग्रो कर सकता है, प्रॉफिट अर्न कर सकता है, उनका सिर्फ और सिर्फ मोटिव प्रॉफिट हो सकता है। बट एक साइड पे गवर्नमेंट कंपनीज भी है, गवर्नमेंट भी अपना एक ऑर्गेनाइजेशन रन करती है जैसे एनजीओज वगैरह। इसमें क्या होता है कि गवर्नमेंट क्या कर रही है, अपने लेवल पे लोगों को सोशल वेलफेयर कर रही है। एग्जाम्पल एयरपोर्ट आप देखोगे प्राइवेट लेवल पे भी है और गवर्नमेंट का भी है। ट्रांसपोर्ट, डिफरेंट डिफरेंट ट्रांसपोर्ट, ठीक है, प्राइवेट जेट भी है और आप देखोगे पब्लिक एयरप्लेन्स भी है। उसके बाद माइनिंग प्राइवेट भी है, पब्लिक भी है। इलेक्ट्रिसिटी कहीं पे प्राइवेट है, कहीं पे पब्लिक है। टेलीकॉम सेक्टर कहीं पे प्राइवेट, कहीं पे प्राइवेट और कहीं पे पब्लिक। रेलवेज, वाटर सप्लाई, फूड्स, मेडिसिन, बैंकिंग, डिफेंस, ये क्या है, यहाँ पे आप देखोगे कहीं पे प्राइवेट है तो कहीं पे डिफेंस क्या है, पब्लिक है, गवर्नमेंट उसे देखती है। बट उसमें जो इक्विपमेंट यूज होते हैं वो कहीं ना कहीं एक प्राइवेट बना रही है। ओके, जैसे आप देखोगे बैंकिंग में एक प्राइवेट बैंक भी है और एक गवर्नमेंट बैंक भी है। मेडिसिन देख रहे हो आप, कहीं पे एक मेडिसिन का प्राइवेट स्टोर भी है और कहीं पे मेडिसिन का क्या है, गवर्नमेंट का भी मेडिसिन वाला शॉप है, केमिस्ट है, ठीक है। तो वो एक एग्जांपल हो गया कि यहाँ पे प्राइवेट भी और पब्लिक भी है, दैट इज नोन एज द मिक्स्ड इकोनॉमी। और इंडिया अपना मिक्स्ड इकोनॉमी के अंदर आता है। ओके, चलो आगे बढ़ते हैं, देखते हैं नेक्स्ट, दैट इज फैक्टर्स अफेक्टिंग एन इकोनॉमी। कौन से फैक्टर्स है जो इकोनॉमी को अफेक्ट करते हैं, जैसे ज्योग्राफिकल एरियाज और नेचुरल रिसोर्सेस, पॉलिटिकल सोवरेनिटी, फिर ऑक्यूपेशन, फिर पॉपुलेशन। ये कुछ ऐसे फैक्टर्स हैं जो इकोनॉमी को क्या कर रहे हैं, अफेक्ट कर रहे हैं। ऑलवेज रिमेंबर इकोनॉमिक्स इज एन इम्पॉर्टेंट सोशल सब्जेक्ट। इकोनॉमिक एक सोशल सब्जेक्ट है, बहुत ही इंपॉर्टेंट। इकोनॉमिक लार्ज स्केल पर, इकोनॉमिक्स में देखा जा रहा है कि लार्ज स्केल पर एग्रीकल्चर भी ग्रो हो रहा है, ट्रेड भी ग्रो हो रहे हैं, ठीक है, ट्रेड भी होता है, फाइनेंस भी होता है, एडमिनिस्ट्रेशन, लॉ, ये सब डेली लाइफ में इकोनॉमिक में ही हो रहा है। इकोनॉमिक होल्ड करता है आपका सोशल डेवलपमेंट, लोगों का डेवलपमेंट हो सके, ह्यूमन का सोशल डेवलपमेंट हो सके, ठीक है, चाहे वो फाइनेंस के फील्ड में हो या फिर ट्रेड के फील्ड में हो, एग्रीकल्चर के फील्ड में हो, तो इकोनॉमिक ये भी होल्ड करता है। सो ऑलवेज रिमेंबर दिस 3 पॉइंट्स। सो क्लास 9 स्टूडेंट्स, आप अगर ऐसे ही इंटरेस्टिंग वे में हमारे साथ पढ़ना चाहते हो हर एक सब्जेक्ट, तो आप लाइव बैचेस को ज्वाइन कर सकते हो। क्लास 9 एमएच बोर्ड के लिए आया है विक्ट्री 2.0। यहाँ पे सारे टीचर्स, ये है हमारी टीम, ये सारे टीचर्स मिलकर के आपको पढ़ाएंगे। फुल ईयर बैच है, ये सारे सब्जेक्ट पढ़ाए जाते हैं, डेली लाइफ क्लासेस होती है, फ्री टेस्ट सीरीज इसमें इंक्लूडेड है, पर्सनल मेंटोरशिप भी इंक्लूडेड है, रेगुलर डाउट क्लियरिंग सेशन होता है एंड ऑल्सो नोट्स भी इंक्लूडेड है। सारे नोट्स आपको एक सिस्टमैटिक फॉर्मेट में आपको यहाँ पे मिलता है। ये अवेलेबल है आपके मोबाइल में, पीसी में, टैबलेट में, आईपैड में, आप कहीं पे भी देख सकते हो। सारे टीचर्स बहुत ही एक्सपीरियंस्ड है एंड ऑल्सो जितने भी लाइव क्लासेस होते हैं उनके आपको एचडी वीडियो में रिकॉर्डिंग वीडियो भी मिलता है। ओके, कैसे इनरोल करना है मैम, तो इनरोल करने के लिए इस वीडियो का लिंक दिया गया है डिस्क्रिप्शन में, हाउ टू बाय विक्ट्री 2.0 ऑन मोबाइल। सो इसकी जो फीस है वो है 5000 रुपीज। ये मंथली फीस है या फिर ईयरली फीस है, ये आपकी फुल ईयर फीस है। इसमें सारे सब्जेक्ट इंक्लूडेड है। अगर आपको बैच से रिगार्डिंग कोई भी क्वेरीज है तो इस दिए गए नंबर पे आप कॉल कर सकते हैं, आपको पूरा हेल्प किया जाएगा। जो भी क्वेरीज है आपकी यहाँ पे क्लियर हो जाएगी। सो इफ यू आर इंटरेस्टेड टू ज्वाइन दी लाइव बैच, तो आप इस दिए गए नंबर पे कॉल कर सकते हैं। चलिए अब हम आगे देखते हैं नेक्स्ट, दैट इज हु इज ही इज एडम स्मिथ। एडम स्मिथ को कहा जाता है फादर ऑफ इकोनॉमिक्स। ऑल्सो इन्होंने जो बुक लिखा है दैट इज वेल्थ ऑफ नेशन। ये 1776 में ये बुक लिखी गई थी एंड इस बुक पे बताया गया है दैट इज द वेल्थ ऑफ द साइंस के बारे में।
वेल्थ ऑफ द साइंस ऑफ वेल्थ के बारे में। ओके, नेक्स्ट टॉपिक है आपका, दैट इज ग्लोबलाइजेशन ऑफ इकोनॉमिक। इकोनॉमिक कैसे ग्लोबल लेवल पे बहुत ही वाइड है। रिसेंट इकोनॉमिक पॉलिसीज बनते हैं, अलग अलग देशों में अलग अलग इकोनॉमिक पॉलिसीज होती है। रिसेंट इकोनॉमिक पॉलिसीज आर टेकिंग इकोनॉमिक टुवर्ड्स द ग्लोबलाइजेशन। रिसेंटली में हुआ है कि इकोनॉमिक पॉलिसीज जो होते हैं उनको एक ग्लोबल लेवल पे ले जाया गया है। ग्लोबलाइजेशन मीन्स, यहाँ पे इकोनॉमी टर्म में ग्लोबलाइजेशन का मतलब क्या होता है, बिल्डिंग अ वर्ल्ड इकोनॉमी। वर्ल्ड इकोनॉमी को बनाना, उसको हम लोग क्या बोलेंगे, ग्लोबलाइजेशन बोलेंगे। वर्ल्ड इकोनॉमी इज अ बॉर्डरलेस इकोनॉमी। यहाँ पे बॉर्डरलेस इकोनॉमी है, मतलब हर जगह नेचुरल रिसोर्सेस है, आप कहीं से भी प्रॉफिट अर्न कर सकते हो, कहीं पे भी सर्विस कर सकते हो, कहीं पे भी अपना कैपिटल बिल्ड कर सकते हो, कहीं पे भी आप एज ए लेबर या फिर टेक्नोलॉजीज जो फ्लो हो रहे हैं एज ए वर्क कर सकते हो। मतलब कि सिंपल सा शब्द है, आप कहीं से भी बैठ करके दुनिया के किसी भी कोने में आप काम कर सकते हो एंड आपको उसका अमाउंट दिया जाएगा। आप यूके में बैठ करके काम करो, जिस भी कंपनी के लिए आप काम कर रहे हो वहां पे आपको पैसा दिया जाएगा, पैसा दिया जाएगा। ये नहीं बोला जाएगा कि यू आर इंडियंस तो आपको नहीं दिया जाएगा, या फिर कोई भी फॉरेनर अगर हमारी कंट्री में आ रहे हैं एंड दे आर अर्निंग, तो उस टाइम में ये नहीं कहा जाएगा कि यू आर फ्रॉम अनदर कंट्री तो आपको नहीं दिया जाएगा। ऐसा नहीं है, आप ग्लोबली कहीं पे भी रह करके अपना इनकम अर्न कर सकते हो। ग्लोबली मीन्स अलाइन दी कंट्रीज इकोनॉमी विद दी वर्ल्ड इकोनॉमी। ग्लोबलाइजेशन मतलब कि सिर्फ और सिर्फ इंडिया की ही इकोनॉमी नहीं, ग्लोबलाइजेशन मतलब हो गया, ग्लोबलाइजेशन में इकोनॉमी का मतलब हो गया कि वर्ल्ड की इकोनॉमी। वर्ल्ड की इकोनॉमी क्या है, ठीक है, देयर इज फ्री ट्रेड। यहाँ पे फ्री ट्रेड होता है, कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं, कहीं पे कोई भी कंट्री में आप इन्वेस्ट कर सकते हो। कोई ऐसा बॉर्डर नहीं है कि यस इस कंट्री में नहीं करना है, या फिर ब्ला ब्ला अनदर हमारी कंट्री में कोई नहीं कर सकता है, इस ट्रेड में हम नहीं कर सकते हैं, ऐसा नहीं है। आप हर जगह इन्वेस्ट कर सकते हो। फॉरेनर्स जैसे आप देखते हो कि फॉरेनर्स इंडियन कंपनी में इन्वेस्ट करती है, इंडियन कंपनी फॉरेन कंपनी में इन्वेस्ट कर सकती है, तो विच मीन्स कि ग्लोबली इकोनॉमिक मतलब कि वर्ल्ड इकोनॉमिक, आप कहीं पे भी इन्वेस्ट कर सकते हो, कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है, फ्री ट्रेड है, फ्री ट्रेड है। नेक्स्ट है आपका द फंक्शन ऑफ एन इकोनॉमी। इकोनॉमी की फंक्शन क्या है। एवरी कंट्री हैज अ डिफरेंट इकोनॉमी। हर किसी कंट्री की अपनी एक इकोनॉमी होती है और अपनी एक इकोनॉमी की पॉलिसी होती है। नेवरथलेस मेन फंक्शन ऑफ इकोनॉमी आर सिमिलर, बट जो मेन फंक्शन है इकोनॉमी का वो सिमिलर है। क्या है वो मेन फंक्शन जो हर कंट्री का सिमिलर है, जैसे डिसाइडिंग द प्रोडक्ट एंड द क्वांटिटी ऑफ इट्स प्रोडक्शन। जब प्रोडक्शन हो रहा है किसी भी गुड्स का, तो वहां पे हमें प्रोडक्ट को डिसाइड करना पड़ता है एंड ऑल्सो कितने क्वांटिटी में वो प्रोडक्ट बनेगा उसको भी डिसाइड किया जाता है, ठीक है। नेक्स्ट, मिनिमाइज द प्रोडक्शन कॉस्ट एज मच एज, जितना प्रोडक्शन में कम पैसा लगे उतना कम कर सकते हैं। प्रोडक्शन में जितना मिनिमम पैसा लगे उतना मिनिमम पैसा लगा सकते हैं, ये पॉसिबल है, ठीक है। डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ नेशनल इनकम अकॉर्डिंग टू सोशल एंड द इकोनॉमिक जस्टिस। नेशनल इनकम को अक्सर जो डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है, देखा जाता है, वो सोशल एंड इकोनॉमिक जस्टिस के बेस पे देखा जाता है। मेकिंग एप्रोप्रिएट प्रोविजंस फॉर इकोनॉमिक नीड्स ऑफ द फ्यूचर। एक एप्रोप्रिएट प्रोविजन बनाना चाहिए। इन फ्यूचर अगर कभी भी इकोनॉमी की नीड होती है, पैसे की टर्म में नीड होती है, तो उस टाइम में इंडियन गवर्नमेंट हो या फिर कोई भी कंट्री की गवर्नमेंट हो, वो पैसे को निकाल सके, यूज कर सके। देन डिसाइडिंग फॉर whom द गुड्स विल बी प्रोड्यूस। आप जो प्रोडक्ट बना रहे हो वो किसके लिए बना रहे हो, फॉर एग्जाम्पल जैसे अभी हमने बात किया था लाइफ बचत के बारे में, राइट। ये किसके लिए है, स्टूडेंट्स के लिए है, क्लास 9 स्टूडेंट्स के लिए। तो ये डिसाइड किया गया था बिफोर मेकिंग द बैचेस कि किसके लिए हम बना रहे हैं, ठीक है। तो ऐसे ही प्रोडक्शन बनाया जाता है। मान लो बिस्किट बनाया गया, किसके लिए आप बना रहे हो, कौन से उम्र के लिए, बच्चों के लिए आप बना रहे हो, ठीक है। कौन बच्चों के लिए बना रहे हो, बूढ़ों के लिए बना रहे हो, जो 60 प्लस है उसके लिए बना रहे हो, 40 प्लस है उसके लिए बना रहे हो, किसके लिए बना रहे हो,
जो मेडिसिन है वो आप किसके लिए बना रहे हो, बच्चों के लिए बना रहे हो, बड़ों के लिए बना रहे हो, किसके लिए बना रहे हो। तो सबसे पहले डिसाइड करना पड़ता है कि प्रोडक्शन जो आप कर रहे हो वो किसके लिए कर रहे हो। तो ये कुछ बेसिक्स फंक्शन है जो हर कंट्री के इकोनॉमिक पॉलिसी में होनी चाहिए, और हर कंट्री का अपना डिफरेंट डिफरेंट इकोनॉमी है, बट ये कुछ बेसिक फंक्शंस है जो सिमिलर है हर एक कंट्री का। तो जिसकी वजह से हम कह सकते हैं इकोनॉमिक एक ऐसी चीज है जहां पे अनलिमिटेड रिसोर्सेस, सॉरी अनलिमिटेड लिमिटेड रिसोर्सेज है, और अनलिमिटेड क्या है, नीड्स है, वांट्स है। ठीक है, लिमिटेड रिसोर्सेज है, रिसोर्सेज हमारे पास इतना ही है, प्रोडक्शन के लिए इतना ही सामान है, और बट वांट्स है कि हम इससे ज्यादा प्रोडक्शन कर सकें। ठीक है, पैसे हमारे पास इतने ही है, बट हमारा मन है कि इस पैसे से ज्यादा हम सामान खरीद सकें। तो ये दिखा गया है कि इकोनॉमी में बैलेंस करना पड़ता है लिमिटेड रिसोर्सेस को एंड अनलिमिटेड नीड्स को। सो होप सो कि आपको यहां तक समझ में आया होगा, एंड आपका प्यारा सा चैप्टर होता है दी एंड। बहुत ही छोटा सा ये चैप्टर है। तो स्टूडेंट्स, अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लो, वीडियो पसंद आए तो लाइक करो, एंड अपने दोस्तों को भी जरूर शेयर करना। टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लो इफ यू वांट नोट्स, एंड अगर आपको एक सिस्टमैटिक फॉर्मेट में नोट्स चाहिए, या इफ यू वांट टू कॉन्टेक्ट टू अस, तो दिए गए नंबर पर कॉल कर लेना, डिस्क्रिप्शन में नंबर दिया गया है, एंड इजी लर्निंग एप्लीकेशन को डाउनलोड कर लो, वहां पे आपको फ्री मटेरियल में नोट्स वगैरह मिल जाएगा। थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो, स्टे ट्यून्ड।